हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सदरलैंड के विभेदक सहचार्य के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन दी सदरलैंड डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। जो ये क्वेश्चन है ये वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं, शॉर्ट में पूछ लेते हैं और लॉन्ग में पूछ लेते हैं। नाम याद रखना इनका, सदरलैंड। सदरलैंड प्रोफेसर एडविन एच सदरलैंड, ये इनका पूरा नाम है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध अपराध शास्त्री थे। अपराध शास्त्र के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। इनकी ये प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। उन्होंने विभेदक संगति सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत को उन्होंने अपनी पुस्तक के 1839 के संस्करण में विस्तार से समझाया है। उनका कहना था कि अपराधी पैदा नहीं होता, बल्कि वह अपने आसपास के लोगों के संपर्क में और संगति से अपराध करना सीखता है। यदि कोई व्यक्ति अधिक समय तक अपराध करने वाले लोगों के साथ रहता है तो वह उनके विचार, आदतें, व्यवहार सीखकर स्वयं भी अपराध की ओर बढ़ सकता है। जो ये सदरलैंड थे, इनका कहना था कि अपराधी जो है वो पैदा नहीं होता, बल्कि वो समाज के लोगों को देखकर ही चीजों को सीखता है। जो उसकी संगति होती है वो उनसे चीजों को सीखता है। अगर कोई एक व्यक्ति ज्यादा टाइम तक किसी गलत संगति में रहेगा तो ये निश्चित है कि वो गलत आदतें सीखेगा। अच्छे व्यक्ति के साथ रहेगा तो वो अच्छी आदतें सीखेगा, गलत व्यक्ति के साथ रहेगा तो वो गलत चीजें भी सीखेगा। कहीं ना कहीं इनका असर जरूर पड़ता है। ठीक है। फिर सदरलैंड के अनुसार आपराधिक आचरण वह व्यवहार है जो आपराधिक विधि का उल्लंघन करता है। कोई कार्य कितना ही निंदनीय, अनैतिक या अनुचित क्यों न हो, तब तक है जब तक कि वह आपराधिक विधि द्वारा वर्जित न हो। ठीक है। फिर इसके बाद है सदरलैंड का विभेदक संगति का सिद्धांत। जिस सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रथम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अपराध करने का मुख्य कारण वे परिस्थितियां होती हैं जो अपराध के समय व्यक्ति के आसपास मौजूद रहती हैं। व्यक्ति जिस वातावरण, संगति और सामाजिक परिस्थिति में रहता है वही उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। यदि वह गलत लोगों के संपर्क में आता है तो वह उनके विचारों और कार्यों से प्रभावित होकर अपराध करना सीख सकता है। इसलिए इस सिद्धांत में वर्तमान परिस्थितियों और तत्काल प्रभाव डालने वाले कारणों को अपराध का प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है। जो सदरलैंड है ये यही कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसी संगति में रहेगा वो वैसी ही चीजों को सीखेगा। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा टाइम तक गलत लोगों के संपर्क में रहता है तो वो उनकी आदतें, उनके विचारों को अपना लेता है और वो भी अपराध करने लगता है। इनका दूसरा सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत के अनुसार अपराध का कारण व्यक्ति के पूर्व जीवन की परिस्थितियां और अनुभव होते हैं। व्यक्ति का बचपन, पारिवारिक वातावरण, शिक्षा, संगति तथा जीवन के प्रारंभिक अनुभव उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बचपन से अपराध पूर्वक वातावरण में पला बड़ा है या उसने गलत आदतें प्रारंभ से सीखी हैं तो उसके अपराधी बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यह सिद्धांत अपराध के कारणों को व्यक्ति के अतीत और उसके विकास क्रम में खोजता है। ठीक है। फिर है इसके बाद सदरलैंड के विभेदीय संगति सिद्धांत के प्रमुख तत्व निम्न प्रकार हैं। पहला, आपराधिक व्यवहार सीखना। आपराधिक व्यवहार कैसे सीखा जाता है? सीखने की प्रक्रिया में विशिष्ट निर्देशकों का शामिल होना। कब अपराधी बनता है? विभेदीय संगति लोचादार है। ठीक है। यह है इसके आवश्यक तत्व। फिर है इसके बाद आपराधिक व्यवहार सीखा जाता है। जो आपराधिक व्यवहार होता है वो सीखा जाता है, ये कहते हैं सदरलैंड जी। अपराध सीखने की प्रक्रिया के समान होता है जिसे सदरलैंड ने सीखने की प्रक्रिया कहा है, जो संगति की सदस्यता के द्वारा सीखा जाता है। ये संगति को लेकर बात करते हैं कि जो व्यक्ति जैसी संगति में रहेगा वो वैसा अपराध सीखेगा। ठीक है। फिर सदरलैंड के अनुसार यह संगति 3 भागों में विभक्त है। जो ये संगति है वो 3 भाग बताएं इसके। व्यक्तिगत मित्रता, पर्सनली फ्रेंडशिप रखना, ऐसे दोस्त जिनसे व्यक्ति का सीधा संबंध हो। फिर दूसरा पॉइंट है निष्क्रिय समूह का सदस्य, ऐसे समूह जिनसे व्यक्ति जुड़ा तो हो पर सक्रिय भाग न लेता हो, यानी कि उनसे जुड़ा तो रहता है लेकिन रेगुलर उनके साथ नहीं रहता है।
क्रियात्मक समूह ऐसे समूह जिनमें लोग आपस में लगातार बातचीत और संपर्क में रहते हैं। आपराधिक व्यवहार सीखा जाता है। आपराधिक व्यवहार व्यक्ति दूसरों के संपर्क और बातचीत से सीखता है। इस पूरे क्वेश्चन में आप यही चीजें पढ़ोगे कि अपराध सीखा जाता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है। जैसे लोगों के साथ वो रहता है वैसे अपराध वो सीखता है। उसकी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। बस आपको इसकी हेडिंग याद रखनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हेडिंग इसकी याद रखना। कोई केस है उसको याद रखना, ठीक है। यह सीखने की प्रक्रिया संचार यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम से होती है। जैसे बातचीत, संकेत, हाव भाव द्वारा व्यक्ति अपने परिवार, भाव और रोजमर्रा के मित्रों, पड़ोसियों तथा अन्य निकट संबंधों वाले समूह के साथ रहकर उनके विचारों और कार्यों को अपनाता है। यदि उनकी संगति अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से होती है तो वह भी अपराध करना सीख जाता है। अगर आपका मित्र ही किसी अपराधी के साथ रहता है, वो गलत काम करता है, आप उसके साथ जाओगे तो आप भी वो चीजें सीख जाओगे। ऐसा कहते हैं सदरलैंड कि अगर कोई व्यक्ति अपने मित्र के साथ रहता है और उसका मित्र किसी गलत एक्टिविटी में शामिल है तो वो भी उन चीजों को सीख जाता है। सिनेमा, समाचार पत्र और रेडियो जैसे साधनों का कुछ प्रभाव होता है, परंतु अपराध सीखने से सबसे अधिक प्रभाव व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष संपर्क होता है। यानी कि व्यक्तिगत एक तो पर्सनल और एक डायरेक्ट संपर्क होता है। सीखने की प्रक्रिया में विशिष्ट निर्देशों का शामिल होना। जब आपराधिक व्यवहार सीखा जाता है, इस सीखने की प्रक्रिया में शामिल है ये सारी चीजें। अपराध करने की टेक्निक, उद्देश्य, संचालन, व्यक्तिकरण, दृष्टिकोण संबंधी निर्देश भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में हो सकता है जिनकी मान्यताएं कानून की संहिता का पालन करने वाली है, तथा दूसरा व्यक्ति उन व्यक्तियों के संपर्क में हो सकता है जिनकी मान्यताएं कानून संहिता के उल्लंघन का समर्थन करने वाली हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कानून को मानते हैं, कोई अपराध नहीं करते हैं, उनके संपर्क में भी कोई इंसान रह सकता है। और जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, जो लोग अपराध करते हैं, उनके संपर्क में भी रह सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति कब अपराधी बनता है? कोई व्यक्ति तब अपराधी बनता है जब उसके मन में कानून तोड़ने वाले विचार कानून का पालन करने वाले विचारों से अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। जब व्यक्ति लगातार ऐसे लोगों की संगति में रहता है जो अपराध को सही मानते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं, तो वह उनके विचारों को, व्यवहार को सीखकर स्वयं भी अपराध करने की ओर बढ़ सकता है। यही विभेदक संगति का सिद्धांत का मुख्य आधार है। यह सिद्धांत बताता है कि अपराधी व्यवहार जन्मजात नहीं होता, बल्कि अपने सामाजिक संपर्क और वातावरण से सीखता है। सामान्य रूप से व्यक्ति उसी संगति और व्यवहार को अपनाता है जिसके संपर्क में वह अधिक समय तक रहता है। अच्छी संगति में रहेगा तो अच्छी चीजें सीखता है और गलत संगति में रहेगा तो गलत चीजें सीखता है। इसकी आलोचना सदरलैंड के विभेदीय संगति सिद्धांत की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है। यह देखा गया है कि कई व्यक्ति अपराधियों की संगति में रहने के बाद भी अपराध नहीं करते। इस आलोचना के उत्तर में सदरलैंड ने कहा कि व्यक्ति तभी अपराधी बनता है जब उस पर अपराध संबंधी विचारों का प्रभाव कानून का पालन करने वाले विचारों से अधिक हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का कानून के पालन करने वाले विचारों से ज्यादा अपराध करने वाले विचार हावी हो जाएंगे तो वो अपराध करेगा, ठीक है। अगर वो कानून को फॉलो करेगा, कानून को मानेगा, उसको डर होगा कानून का, तो वो अपराध नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको कोई डर नहीं है तो वो अपराध जरूर करेगा। यदि हर व्यक्ति अपराधियों के संपर्क में आकर अपराधी बनने लगे तो धीरे धीरे समाज के सभी लोग अपराधी बन जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग गलत लोगों के साथ रहते हैं लेकिन वो अपराध नहीं करते हैं, ठीक है। फिर इसमें फिर से सदरलैंड ने कहा है कि समाज में परिवार, विद्यालय, कानून तथा सामाजिक संस्थाएं अपराध विरोधी संस्कार प्रदान करती हैं, जिससे आपराधिक व्यवहार को काफी हद तक रोका जा सकता है। जो समाज में परिवार होते हैं, अच्छे परिवार होते हैं, विद्यालय होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कानून है, सामाजिक संस्थाएं हैं, ये सब अपराध विरोधी संस्कार प्रदान करती हैं, यानी कि अपराध को रोकने के संस्कार प्रदान करती हैं और इन सब से काफी हद तक अपराध को रोका जा सकता है।
ठीक है। जब वो अच्छी चीजें सीखेगा तो वो अपराध नहीं करेगा, उसको कानून की पूरी जानकारी होगी, उसके अंदर डर होगा, तो वो अपराध नहीं करेगा। कुछ सामाजिक संस्थाएं ऐसी होती हैं जो अपराध संबंधी जानकारी प्रदान करती हैं कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है। फिर है निष्कर्ष। सदरलैंड का विभेदक सहचार्य डिफरेंशियल एसोसिएशन सिद्धांत अपराध शास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का मुख्य विचार यह है कि अपराधी जन्म से बल्कि वह अपने सामाजिक वातावरण, संगति और संपर्क के माध्यम से अपराध करना सीखता है। व्यक्ति जिस प्रकार के लोगों के साथ अधिक समय बिताता है, उसी प्रकार के विचार, व्यवहार और आदतों को अपनाने लगता है। यदि उस पर अपराध समर्थक विचारों का प्रभाव अधिक पड़ता है तो उसके अपराधी बनने की संभावना बढ़ जाती है। फिर भी अपराध के सामाजिक कारणों को समझाने में इसका विशेष महत्व है। इसने यह स्पष्ट किया है कि अपराध की रोकथाम के लिए स्वस्थ सामाजिक वातावरण, अच्छी संगति और नैतिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। फिर है इसके कुछ कीवर्ड्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा केस नहीं है। ठीक है। सबसे पहले हम देंगे सदरलैंड का परिचय, जिसमें बताया गया है कि ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध अपराध शास्त्री थे और इनकी एक पुस्तक भी है, क्रिमिनोलॉजी प्रिंसिपल, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, विभेदीय सहचार्य सिद्धांत। ठीक है। जिसमें ये कहते हैं कि अपराधी पैदा नहीं होता बल्कि वो बनाया जाता है। वो अपराध को सीखता है अपने आसपास के लोगों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, और फिर वो उन्हीं आदतों को अपना लेता है। सदरलैंड अपराध सीखा जाता है, अपराधी पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। ठीक है। जन्म से नहीं होता अपराधी, संगति से सीखता है वो अपराध को, वातावरण का प्रभाव, जैसे वातावरण में रहेगा वैसी चीजों को वो सीखेगा। फिर इसके सिद्धांत, दो सिद्धांत है। प्रथम सिद्धांत वातावरण, संगति और सामाजिक परिस्थिति, वही उसके व्यवहार, गलत लोगों के संपर्क और विचार, इन सबसे वो अपराधी अपराध करना सीखता है। और जो दूसरा सिद्धांत है, दूसरे सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति की पूर्व जीवन की परिस्थितियां होती है वो उनसे अपराध को सीखता है। जो उसके पारिवारिक वातावरण होता है, परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर परिवार में ही अपराधी हैं, तो वो उन चीजों से भी सीखता है अपराध को। फिर शिक्षा, अगर उसे गलत शिक्षा मिली हुई है या फिर गलत संगति मिली हुई है तो वो अपराध को सीखेगा। इसमें सिर्फ सामाजिक परिस्थितियां और संगति और जो उसके मित्र होते हैं उनकी बात की कही गई है, और इसमें उसकी जो पूर्व जीवन में परिस्थितियां होती हैं, उसका बचपन होता है, उसका परिवार होता है, इन सब के बारे में बताया है दूसरे सिद्धांत में। इसके बाद सदरलैंड के विभेदीय संगति के सिद्धांत, संगति के सिद्धांत के मुख्य तत्व, अपराध सीखा जाता है, अपराध कैसे सीखा जाता है, इसकी प्रक्रिया और निर्देश, कब अपराधी बनता है और इसका जो प्रभाव है वो लोचदार है। ठीक है। आपराधिक व्यवहार सीखा जाता है। आपराधिक व्यवहार सीखना एक प्रक्रिया है। जो इंसान कैसे सीखता है, वो लोगों के साथ रहता है, वही एक प्रक्रिया है कि वो कैसे कैसे लोगों के साथ रहता है। संगति के तीन प्रकार, मित्रता, निष्क्रिय समूह और अंत क्रियात्मक समूह। अपराध कैसे सीखा जाता है? बातचीत से, संकेत से, व्यवहार से, सिनेमा से, समाचार पत्र से, रेडियो से। सीखने की प्रक्रिया में विशिष्ट निर्देशों का शामिल होना, तकनीकी टेक्निकल चीजें, उद्देश्य, संचालन, युक्तियुक्त, एक रीजनेबल कारण या फिर दृष्टिकोण। ठीक है। फिर व्यक्ति कब अपराधी बनता है? जब अपराध समर्थक विचार अधिक हों, अपराध से संबंधित विचार अधिक हों और कानून को मानने वाले विचार कम हों, तो वो अपराध सीखता है और अपराधी बनता है। जितना अधिक अपराधी संगति में वो रहेगा उतना ही ज्यादा वो अपराध की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद इसकी आलोचना, दो आलोचनाएं दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि हर अपराधी संगति वाला व्यक्ति अपराधी नहीं बनता। अगर हर व्यक्ति अपराध की संगति में रहता है तो वो अपराधी नहीं बनता। कुछ लोग अपराध की संगति में रहते हैं लेकिन अपराधी नहीं बनते। अगर ऐसा होता तो समाज के सभी लोग अपराधी बन जाते। फिर सदरलैंड ने कहा कि परिवार, विद्यालय, कानून, ये सभी अपराध विरोध संस्कार हैं, अपराध को रोकने वाले संस्कार हैं। यहाँ से लोग अच्छी चीजें सीखते हैं और अपराध नहीं करते हैं। फिर इसका निष्कर्ष। ठीक है। ये था सदरलैंड वाला क्वेश्चन और इसका ये आंसर।
हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्रिमिनोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 8। सफेद पोश अपराध क्या है? भारत में सफेद पोश अपराध के क्या विभिन्न कारण हैं? जो सफेद पोश अपराध है इसको कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाट इज व्हाइट कॉलर क्राइम? फिर दूसरी तरीके से ऐसे भी ये क्वेश्चन आया है कि सफेद पोश अपराध को परिभाषित कीजिए। सफेद पोश अपराध की वृद्धि के क्या कारण है, समझाइए। जो सफेद पोश अपराध है इसकी क्या परिभाषा है और इसकी वृद्धि के क्या कारण है। E.H. सदरलैंड। ऐसे प्रथम विधिवेता, विधिवेता की जगह यहाँ लिखना अपराध शास्त्री। अपराध शास्त्री थे जिन्होंने आपराधिक जगत में सफेदपोश अपराध की अवधारणा को प्रतिस्थापित किया है। उन्होंने अपराधों के बारे में गहन अध्ययन के पश्चात लोगों का ध्यान निरंतर बढ़ती हुई आपराधिकता के कारण समाज के नैतिक पतन की ओर ध्यान दिलाया तथा जनसाधारण को इस बात से अवगत कराया कि मारपीट, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि जैसे रूढ़िगत अपराधों के अलावा कुछ ऐसी असामाजिक गतिविधियां भी हैं जो उच्च वर्ग के लोग अपने व्यवसाय या व्यवहार के अनुक्रम में करते हैं, परंतु जिन्हें अपराध नहीं माना जाता। इन गतिविधियों को एक लंबे समय से व्यवसाय या व्यापार का एक हिस्सा माना जाता रहा है, अतः इनके विरुद्ध शिकायतों की अनदेखी की जाती है तथा इन्हें करने वाले दंड से बच रहे हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम उन्हें कहते हैं जो लोग व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, नेता हैं, वकील हैं। ये सब ऐसे अपराध भी करते हैं जिनसे ये लोग बचे रहते हैं। चोरी, मारपीट, डकैती, हत्या, अपहरण, इन सब के अलावा भी ये अपराध हैं जिन्हें कहते हैं व्हाइट कॉलर अपराध। सफेद पोश अपराध, जिन लोगों ने सफेद पोशाक पहनी हुई है। ठीक है। सदरलैंड ने सफेद पोश अपराधों से तुलना की दृष्टि से सामान्य अपराधों को ब्लू कॉलर क्राइम कहना उचित समझा। इन दोनों के अंतर को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए सदरलैंड ने कहा कि यदि एक दलाल ब्रोकर अपनी पत्नी के प्रेमी को गोली मार देता है तो वह सफेदपोश अपराध नहीं होगा, लेकिन यदि वह अपने व्यवसाय कार्य के दौरान उस व्यापारिक स्वव्यवहार से संबंधित किसी विधि का उल्लंघन करता है तो उसे सफेदपोश अपराध कहा जाएगा। अगर कोई अपने व्यवसाय में कोई अपराध कर रहा है तो उसे सफेदपोश अपराध के अंतर्गत देखा जाएगा। ठीक है। सफेदपोश अपराध की परिभाषा। आसान शब्दों में सफेदपोश अपराध की बात सबसे पहले 1941 में सदरलैंड ने की थी। इसका मतलब है समाज के ऊंचे और सम्मानित पद पर बैठे लोग, जैसे बड़े व्यापारी या अफसर, जो अपने काम के दौरान कानून तोड़ते हैं। मुनाफे के लिए वे झूठे विज्ञापन, नकली बैलेंस शीट, खराब माल को छिपाकर बेचना, किसी और का सामान अपना बताकर बेचना या पेटेंट कॉपीराइट का उल्लंघन जैसे अपराध करते हैं। ठीक है। ये आते हैं सफेद कॉलर अपराध में। अब इसका नाम। फिर सफेदपोश अपराध बढ़ने के कारण, जो सफेदपोश अपराध है ये क्यों बढ़ते हैं? 20वीं सदी के बाद सफेदपोश अपराध बहुत बढ़े हैं। सबसे बड़ा कारण दुनिया भर में हुई आर्थिक और औद्योगिक प्रगति, जिससे धन और मौके दोनों बढ़े हैं। भारत में आजादी के बाद सरकार ने जनता के हित में उत्पादन और वितरण पर कई विनियमन बनाए और उनका उल्लंघन करने से ये अपराध बढ़े। सफेदपोश अपराध खुद ऊंची सामाजिक आर्थिक हैसियत के होते हैं, इसलिए चालाकी से अवैध काम करते हैं और आम आदमी डर से शिकायत नहीं करता। अब किसी आम आदमी के साथ धोखा हो जाए, किसी बड़ी हस्ती ने कोई धोखा कर दिया व्यापार में, तो वो डर की वजह से शिकायत नहीं करता, क्योंकि आजकल लोग पैसा दे के काम करा लेते हैं और बेवजह बेगुनाहों को फंसा देते हैं। ठीक है। इसलिए लोग डर जाते हैं और शिकायत नहीं करते। कई बार इन मामलों में अपराध और नैतिकता के बीच फर्क बहुत कम होता है, इसलिए सबूत न मिलने पर लोग बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं, न कि जजों की उदारता से। अगर सबूत ही नहीं है तो जज भी क्या करेंगे, छोड़ ही देंगे वो उन्हें। ठीक है। फिर है इसके बाद भारत में सफेदपोश अपराध। वर्तमान समय में भारत में सफेदपोश अपराध कई रूपों में होते हैं, जैसे बैंक फ्रॉड, फर्जी कंपनियां से मनी लॉन्ड्रिंग, मेडिकल बिलों में हेराफेरी, नकली दवाइयां बेचना, सरकारी टेंडरों में भ्रष्टाचार और साइबर फ्रॉड। इनसे निपटने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कंपनी अधिनियम, SEBI एक्ट, PMLA
और इनकम टैक्स जैसे विशेष कानून बनाए गए हैं। सीबीआई, एफडी और एसएफआईओ जैसी एजेंसियां इनकी जांच करती हैं, पर दोष सिद्ध की दर कम रहती है, यानी कि दोष सिद्ध कम हो पाता है क्योंकि सबूत जुटाना मुश्किल होता है और अपराधी अक्सर ऊंची हैसियत के होते हैं, वो पैसे ले देकर काम चला लेते हैं। ठीक है, फिर है इसके बाद जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट। व्यापारी ज्यादा मुनाफे के लिए माल को गोदाम में जमा करके बाजार में कमी दिखाते हैं और फिर ऊंचे दाम पर बेचते हैं। इसे जमाखोरी और कालाबाजारी कहते हैं। खाने पीने की चीजों में सस्ती या हानिकारक वस्तुएं मिलाकर बेचना मिलावट है। विधि आयोग ने कहा कि मिलावट से जन स्वास्थ्य को नुकसान होता है, इसलिए कड़ी सजा हो, पर नमूनों की जांच में देरी और खराब रिपोर्ट से अपराधी बच निकलते हैं। ठीक है, फिर है काला धन, ब्लैक मनी। ऐसा धन जिसकी कोई वैध जानकारी या हिसाब नहीं है और जो अवैध तरीके से कमाया गया हो, काला धन कहलाता है। यह नकदी, जमीन, गहने या शेयर के रूप में हो सकते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार समय समय पर स्वैच्छिक घोषणा योजना, नोटबंदी जो 2016 में हुई थी, और जीएसटी लाई ताकि काला धन बाहर आए और टैक्स चोरी से रुके। जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तब काफी लोगों ने पैसों में आग तक लगा दी थी और काफी लोगों ने क्या किया कि 2 नंबर से उस पैसे को एक्सचेंज कर रहे थे बैंक वालों से, कि उनको 50% पे पैसे दे दिए और 50% उन्हें मिल गए। ये हुआ था 2016 में। फिर इसके बाद कर अपवचन या करों की चोरी, टैक्स की चोरी। कानून के हिसाब से जो टैक्स बनता है उसे न देना कर अपवचन है और यह दंडनीय है, जबकि अपनी आय को कानूनी तरीके से इस तरह दिखाना कि टैक्स कम लगे कर परिवर्जन है और यह अपराध नहीं। व्यापारी, डॉक्टर, वकील आदि अक्सर आय छिपाकर टैक्स चोरी करते हैं, जिससे राजस्व को नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बियर बॉन्ड केस में कहा कि कालाधन बाहर लाने के लिए कुछ छूट देना गलत नहीं है। फिर है इसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में सफेद पोश, यानी कि डॉक्टरी क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में सफेद पोश अपराध। डॉक्टरों द्वारा अवैध गर्भपात यानी कि अबॉर्शन, अवैध तरीके से किसी का अबॉर्शन करना, लिंग परीक्षण, लिंग की जांच करना कि लड़का है या लड़की है, कन्या भ्रूण हत्या, अपराधियों का इलाज गुप्त करना, जो अपराधी हैं उनका तुम चोरी से अपराध कर रहे हो, अपराधियों के बारे में तुम सूचना नहीं दे रहे हो, झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट देना, फर्जी मेडिकल बिल बनाना, मुफ्त सैंपल दवाइयां बेचना और कमीशन के लिए मरीजों को खास डायग्नोस्टिक सेंटर भेजना जैसे काम शामिल हैं। चूंकि मरीज का भी फायदा होता है, इसलिए ऐसे मामले सामने कम आते हैं। ठीक है, ये होते हैं मेडिकल लाइन में अपराध। फिर शैक्षिक क्षेत्र में सफेदपोश अपराध, प्राइवेट स्कूल कॉलेज झूठे आंकड़े देकर सरकारी अनुदान लेना, शिक्षकों को कम वेतन देकर पूरी सैलरी पर साइन कराना, कैपिटेशन फीस वसूलना, बिना सुविधा के संस्था चलाना, नकल कराकर पास करना, सरकारी शिक्षकों का अवैध ट्यूशन चलाना जैसे काम आते हैं। हरियाणा जूनियर टीचर भर्ती घोटाला और मध्य प्रदेश इसके बड़े उदाहरण हैं, जहां नेताओं अफसरों की मिलीभगत से अपात्र लोगों को नौकरी और एडमिशन दिए गए। ठीक है, फिर है इसके बाद कंप्यूटर जनित सफेदपोश अपराध, इसे साइबर अपराध कहते हैं। हैकिंग, डेटा डिलीटिंग, साइक्लिंग, वायरस फैलाना, ऑनलाइन बैंक फ्रॉड, मनी लैंडिंग, अश्लील सामग्री फैलाना जैसे अपराध इंटरनेट के जरिए होते हैं। ये 5000 से ज्यादा वायरस के कारण होते हैं। जरूरी नहीं कि हर साइबर अपराध सफेदपोश हो, पर जब ऊंचे पद के लोग तकनीकी से धोखाधड़ी करते हैं, टेक्नोलॉजी से धोखाधड़ी करते हैं, तो वह सफेदपोश अपराध बन जाता है। फिर इसके बाद सफेदपोश अपराधों की रोकथाम, जन जागरूकता फैलाना, जनता में जागरूकता फैलाना, टीवी द्वारा, रेडियो द्वारा, फिल्म द्वारा, रंगमंच जैसे माध्यमों और विधिक साक्षरता अभियान से लोगों को बताना कि सफेदपोश अपराध क्या है। आजकल बहुत सारे ऐड आते रहते हैं और जो आजकल कॉलर ट्यून आ रही हैं वो भी अपराध से रिलेटेड आ रही हैं। बहुत सारे अपराध हैं जिनके बारे में टीवियों में, फोन पे ऐड में, यूट्यूब पर ऐड में, हर चीज में बताते रहते हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
इनसे समाज को कितना नुकसान होता है। जब जनता जागेगी तो ऐसे अपराध करने वाले का सामाजिक बहिष्कार होगा। बहुत सारे अपराध चल रहे थे बीच में, वो फोन वाले के फोन पे कॉल करके पैसे मांगना, ओटीपी मांगना, आपके केवाईसी करानी है, केवाईसी के लिए ओटीपी मांगना, यूपीआई लिंक करने के लिए ओटीपी मांगना। ठीक है, फिर है इसके बाद सफेदपोश अपराध के मामलों में जल्दी सुनवाई के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल गठित किए जाएं, जिन्हें 5 साल तक सजा देने का अधिकार हो। इससे केस लटकेगा नहीं और दोषी को जल्दी सजा मिलेगी। इन अपराधों के लिए सख्त कानून और कड़ी सजा जैसे लंबा कारावास, मृत्युदंड तक का प्रावधान हो। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा कि जमाखोरी, कालाबाजारी करने वाले देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें छोड़ने से जनता का न्याय से भरोसा उठ जाएगा। भूतलक्षी कानून भी बन सके ताकि पुराने अपराधी भी न बचे। अगर किसी ने भूतपूर्व यानी कि पास्ट में अपराध किया है तो उसको भी पकड़ा जाए। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जेल भेजने की जगह अपराधी पर नुकसान से कई गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाए। जितना उसने नुकसान किया है उससे कई ज्यादा जुर्माना उस पर लगाया जाए। इससे उसकी आर्थिक कमर टूटेगी और दूसरों को भी डर लगेगा। भारतीय दंड संहिता में सफेदपोश अपराध नाम से अलग अध्याय बनाया जाए। पहले इसकी साफ विधिक परिभाषा तय हो, फिर इन अपराधियों को आम अपराधी की तरह सजा दी जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट, देश में बढ़ते अपराधों को देखते हुए एक नेशनल कमीशन बने जो अपराधों का सर्वे करे और रोकथाम के उपाय सुझाए। इससे नीतियां बनने में मदद मिलेगी। फिर सबसे आसान उपाय आम जनता का साथ देना। अगर जनता शिकायत करे, गवाही दे और ऐसे अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार करे तो सफेदपोश अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। कानून अकेले कुछ नहीं कर सकता, जन सहयोग जरूरी है, जनता का सहयोग जरूरी है। फिर है इसका निष्कर्ष। ये इसके पॉइंट थे, पॉइंट की कुछ कुछ चीजें याद रखना। ठीक है, संक्षेप में सफेदपोश अपराध समाज के प्रभावशाली और उच्च वर्ग द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किए जाने वाले वे गंभीर अपराध जो प्रत्यक्ष हिंसा के बिना भी देश की अर्थव्यवस्था और नैतिकता को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केवल सख्त कानून ही नहीं बल्कि विशेष अदालतों द्वारा त्वरित यानी कि शीघ्र सुनवाई और बड़े दंड की भी आवश्यकता है। अतः सामाजिक जागरूकता और ऐसे अपराधियों का सामूहिक बहिष्कार से इस समस्या का स्थायी समाधान बन सकता है। ठीक है, ये था सफेदपोश अपराध का आंसर।